हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज का जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिक्रूटमेंट ऐसा टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सिलेबस का एक बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से होती है और प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो क्या है, वो आपका रिक्रूटमेंट का है। तो इसको हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। इससे संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो इसके इंटरनल जो इसके रिसोर्सेज हों, चाहे इसके फैक्टर्स हों, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा वो काफ़ी अहम रहेगा और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ये जो पूछे जा सकते हैं, उन सारे के आंसर्स आपको इस पूरे लेक्चर के बाद मिल जाएंगे। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करें तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है आप सब जानते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर कोशिश ये होती है कंपनी की कि वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं कि वो पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के अंदर कुछ वैकेंसीज़ आई हैं और उन वैकेंसीज़ में लोग अप्लाई करें, इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। अब प्रोस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पर है कि उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग उस जॉब के लिए एप्लीकेंट हैं, जो लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो बंदा उस जॉब के लिए कैपेबल हो सकता है, जो बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कोशिश क्या होती है कि हम लोग सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की और उन्हें हम स्टिमुलेट करते हैं कि वो जॉब के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें। व्हेन मोर पर्सन्स आर अप्लाई फॉर द जॉब, इसका लॉजिक क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है या नेगेटिव प्रोसेस होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो जो पॉजिटिव का ये इस लिहाज से है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और जब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन बेटर होगा। यानी अगर हमें मान लो कि 10 लोग चाहिए, 10 एम्प्लॉय चाहिए और मेरे पास 1000 लोग हैं, तो 1000 में से अगर मुझे 10 को चुनना हो तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेरे पास अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कोशिश क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लीकेंट का पूल क्रिएट हो ताकि बेस्ट जो एम्प्लॉय है उसमें से निकाला जा सके। Recruitment is the process of actively seeking out, finding and hiring candidate for specific position और job। कहा गया कि पार्टिकुलर या एक स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या करना है। रिक्रूटमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को फाइंड करता है, उन्हें हायर करता है ताकि वो उस वैकेंसीज को फिल आउट कर सके। सो द रिक्रूटमेंट डिफाइन इंक्लूड्स इंटायरिंग हायरिंग प्रोसेस। यानी ये क्या करता है? ये पूरा का पूरा जो हायरिंग प्रोसेस है, यानी एम्प्लॉयज़ को हायर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किसके अंदर आता है? वो रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। एक दो फैक्ट समझने हैं आपको। पूरी कोशिश की, ये कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। और रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट करते हैं। आप देखिए, रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग एक डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए अहम नहीं है। रिक्रूटमेंट डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, वही सेम बात बताई गई है जो बात आपको ऊपर बताई गई थी। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? तो फैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ फैक्टर इंटरनल होते हैं, कुछ फैक्टर एक्सटर्नल्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट को प्रभावित करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो हम पहले इंटरनल की बात करेंगे। इंटरनल के अंदर जो पहला फैक्टर आपका है वो है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसा है। अगर बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा बहुत सिस्टमेटिक होगा। बाकायदा टीवी पर ऐड आएगा, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स पे जो मैसेजिंग वगैरह, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो रिक्रूटमेंट का ढंग अलग होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो रिक्रूटमेंट का ढंग आपका जो होगा वो प्रॉपर तरीके से अलग होगा। तो साइज़ काफ़ी हद तक मैटर करता है रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिक्रूटमेंट पॉलिसी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। कैसे कैसी पॉलिसीज़? जैसे कि रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी पॉलिसी होती है कि वो इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करते हैं,
यानी अपने ही किसी एम्प्लॉय को उठा के एक वैकेंट पोजीशन पे उसको वहाँ पे फिट कर दिया, उसको वहाँ पे मतलब ले आए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कोशिश करते हैं कि नए एम्प्लॉय को बाहर से लाया जाए, तो पॉलिसी भी मैटर कर सकती है कि पॉलिसी कैसी है आपकी। नेक्स्ट है इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या है। देखिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें जॉब करना लोगों का ड्रीम होता है। दैट मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऐसी जिसकी इमेज बहुत अच्छी है, तो अगर इमेज बहुत अच्छी होगी तो आपको रिक्रूटमेंट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इमेज अगर बहुत घटिया टाइप की हो कि लोग नाम की वजह से ही वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको रिक्रूटमेंट के लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो एक बार क्या करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी देखना है। अब इमेज का बेसिकली मतलब समझिए क्या, इमेज का मतलब क्या हो गया, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे है, उसमें के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके लोगों जो है लोग मतलब जो लोगों ने बाहर फीडबैक उसका दिया वो किस तरीके का दिया, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इमेज ऑफ जॉब, बेसिकली जॉब की इमेज क्या है, यानी जो जॉब है उसकी क्या अपनी इमेज है। अब जैसे जॉब को आप समझिएगा तो कई तरीके की जॉब है। एक आपकी जो स्वीपर होता है, क्लीनर होता है, इनकी भी जॉब होती है। एक प्रोफेसर्स हो गया, इसकी भी जॉब है। एक आईएएस है, इसकी भी जॉब है। तो दैट मीन्स कि अलग अलग जॉब्स हैं, तो उस जॉब की पार्टिकुलर इमेज क्या है। अगर जॉब ही थोड़ा सा ऐसी है जिसमें अप्लाई करने में लोग थोड़ा सा कतराते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। लेकिन ऐसी जॉब है जिसकी इमेज बहुत बेटर है, तो सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन के लिए इनविटेशन ही देना है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इसके थे एक इंटरनल मैटर्स। अब एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में पहला डेमोग्राफिक फैक्टर है। डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब है कि उसमें क्या एज, सेक्स, लिटरेसी, इकोनॉमिकल स्टेटस की क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, मतलब उसमें किस तरीके क्या एज लिमिटेशन है, लिटरेसी क्या चाहिए आपको, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसके, डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें लेबर मार्केट, यानी कि एम्प्लॉइज़ का लेबर मार्केट की पोजीशंस क्या है, यानी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जो लेबर है उस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए वो किस तरीके का है। यानी वैसे एम्प्लॉइज़ आपको आसानी से अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उससे संबंधित जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होती। तो ये बेसिकली इसका लेबर मार्केट हो गया। नेक्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यानी हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो इस बात से समझी जा सकती है कि आज से करीब कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वैकेंसीज आई थी हाई कोर्ट में, जो 4th क्लास की वैकेंसीज थी। हुआ ये था कि उसके अंदर कुछ पीएचडी होल्डर्स, अब आप सोच नहीं सकते हैं कि पीएचडी होल्डर्स ने भी उस 4th क्लास की जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो आपको ये भी देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस क्या हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो आपके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जॉब सबके पास हो, तो जो 4th क्लास की जॉब है इनको फिल करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। नेक्स्ट जो लेबर लॉज हैं वो क्या बताते हैं आपसे, यानी कि लेबर लॉ किस तरीके के हैं। लेबर लॉ का बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या है कि वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, कंपनसेशन का सिस्टम क्या होता है, सैलरी पेमेंट वगैरह का, रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे हैं, सेफ्टी और हेल्थ पे कितना काम किया जाता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स क्या हैं, यानी यूनियंस वगैरह क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सही दिशा में होंगी, या कह सकते हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगी, तो रिक्रूटमेंट ईजी होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगी तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन आएंगे। नेक्स्ट लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन का मतलब है कि सरकार ने उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम क्या रखा है, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC, या जो भी आपके नॉन क्लेमरियर हो गए, या इसके अलावा जो मतलब वो डिसेबल्ड लोग हो गए, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं उनको भी फॉलो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप केवल वैकेंसी ही निकाल दें, आपको सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके सोर्सेस की। ये यूजीसी का फेवरेट पार्ट है। सोर्सेस पे यूजीसी ने एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार आपको क्या करना है, सोर्सेस को ध्यान से देखना है। 2 प्रकार के रिक्रूटमेंट के सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। यानी रिक्रूटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, इंटरनल से भी हो सकता है और एक्सटर्नल से भी हो सकता है। सोर्सेस पे कई मरतबा क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको आप डिटेल में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इंटरनल सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्सेस
ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व मोटिवेशन द एम्प्लॉइज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई द ओपनिंग्स। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को ही मोटिवेट करते हैं कि हमारे कंपनी में कुछ पार्टिकुलर जॉब आई हैं, इन जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस जॉब के लिए डायरेक्टली वो खुद अप्लाई कर सकते हैं और वो दूसरे उनके जो जानने वाले हैं उनके तक भी ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक इंटरनल जो एडवर्टीजमेंट है बहुत इजी है। अगर हम इंटरनल जो बेसिकली रिक्रूटमेंट है बहुत इजी, बहुत चीपेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ना कोई खास खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये थोड़ा सा बेटर नहीं माना जाता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स आप समझिए। पहला एग्जाम्पल क्या है? इसका ट्रांसफ़र। अब मान लीजिए कि एक आपकी जो कंपनी है उसकी कई ब्रांचेज़ हैं और किसी एक ब्रांच के अंदर एक एम्प्लॉय की कमी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी ब्रांच से एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि वो सिमिलर जॉब होनी चाहिए और वो पर्सन उस वहाँ पे बाकायदा काम कर लेता हो। तो ये ट्रांसफ़र से भी क्या होता है कि हम अपने रिक्रूटमेंट को फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रमोशन से कैसे होता है कि हमारे पास कोई एक अच्छे प्रोफाइल की, हाई प्रोफाइल की जॉब आई और जिसके लिए मुझे एम्प्लॉय चाहिए, तो हमने क्या किया, अपने जो हमारे पास जो अवेलेबल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या किया, प्रमोट कर दिया उसके लिए, यानी उनका प्रमोशन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो वैकेंसी फिल हो गई, आपको रिक्रूटमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। नेक्स्ट आपको होता है डिमोशंस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिमोशन करते हैं, हालांकि डिमोशन कम फेमस है। डिमोशन के अंदर क्या होता है कि हम टॉप मतलब अच्छी जो पोजीशन वाले पर्सन को उसको वहाँ से डिमोट करके ख़राब पोजीशन वाली जगह उसको शिफ्ट कर देते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा ठीक प्रोसेस नहीं है और ज़्यादातर मामलों में लोग ये सिचुएशन होने पर अपने आप को बाहर निकलना बेहतर समझते हैं, यानी उसको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना बेटर समझते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उन सबसे कहा कि भाई देखो एक पार्टिकुलर वैकेंसी है मेरे पास, तो आपके जो जानने में हो आप उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। हमने यहाँ पे कोई टीवी, रेडियो या किसी और जगह हमने इसका कोई प्रमोशन नहीं किया। नेक्स्ट आपका रिटायर्ड एम्प्लॉइज़। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉइज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं, दैट मीन्स कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन एम्प्लॉइज़ को हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी के अंदर एक वैकेंसी आई है या इतनी वैकेंसीज आई हैं, तो आपके कोई परिचित हों उन्हें आप इसके बारे में मोटिवेट करें कि जाके आप अप्लाई करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनल मतलब सोर्स के फॉर्म में, इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए। एक बार क्वेश्चन इससे ये भी पूछा गया है कि इंटरनल के मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो स्टेटमेंट वाइज था। तो अगर कंसेप्ट की बारीकियां हैं आपके पास, बारीकियों की आपकी समझ है, तो बहुत आसानी से आंसर किया जा सकता है। एडवांटेज हम देखेंगे इंटरनल सोर्सेज के। तो पहला एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉय लॉयल्टी इंक्रीज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कंपनी अंदर के ही लोगों को आगे किसी जॉब के लिए ऑफर करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो लॉयल्टी होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका है हाई मोटिव्स द एम्प्लॉइज एंड हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। यानी जो एम्प्लॉय हैं उनका मोटिव बढ़ जाता है, वो अंदर से थोड़ा सा उत्तेजित होते हैं और साथ ही साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी उनका बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेल नोन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक ये भी एस्पेक्ट है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से अवेयर होंगे, तो उन्हें मतलब चीज़ों को शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक ये भी मतलब है इसका एडवांटेज। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हाईली रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स। ना ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ना ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल जो है वो का बेनिफिशियल है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय का बर्डन नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उतने ही रहेंगे और आपकी वैकेंसी भी फिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप और बेनिफिट देखें तो और बेनिफिट आपका है इसके अंदर, इट क्रिएट्स स्कोप ऑफ क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय रिक्रूटिंग द स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ हायर पोजीशन। कहा गया कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ में से हायर पोजीशन के लिए किसी बंदे का चुनाव करते हैं, किसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना अंदर क्रिएट होगी और वो कहीं ना कहीं बेटर है फिलहाल ऐसे स्टेटमेंट के आधार पे। नेक्स्ट देखा जाए जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फैक्शन जो है आपका इंप्रूव होता है, मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट से। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एलिमिनेटिंग द बोर्डम ऑफ एम्प्लॉइज़। यानी अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो कहा जा रहा है कि उसकी जो मतलब जो बोरियत हो जाता है एम्प्लॉय एक जगह पे, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एफर्ट्स इन इंडक्शन प्रोसेस। कहा गया जो हम इंडक्शन करते हैं एम्प्लॉइज़ को कंपनी के बारे में अवेयर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देखिए, ये दोनों पार्ट जो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइंडिंग स्किल एंड मोर इफिशिएंट एम्प्लॉय। कहा गया कि पहली सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक मोर स्किल्ड एम्प्लॉय बाहर से अंदर आ सकता था, लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट ने उस बंदे को अंदर आने ही नहीं दिया। दैट मीन्स कि उसको उसका पत्ता साफ कर दिया। तो ये कमी सबसे बड़ी है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स एंड स्ट्रेटजी मे नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कहा गया कि हमेशा अंदर के लोग जो पुरानी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर मामले में बेटर नहीं हो सकती। तो ज़रूरी ये है कि हम चीज़ों को बाहर के लोगों के लिए ओपन रखें ताकि नए नए टैलेंट मेरे पास जो आता रहे। नेक्स्ट है आपका लूजिंग मोर इफिशिएंट पर्सन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहा गया कि जो बाहर का बंदा होगा वो कंपटीशन को झेलने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कैपेबल होगा इंटरनल एम्प्लॉयज़ की अपेक्षा। और लास्ट है आपका दिस अप्रोच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा गया कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये अप्रोच बिल्कुल भी बेटर साबित नहीं हो सकती। तो आई थिंक ये वाला जो पोर्शन है आपका इंटरनल वाला वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में कुछ चीज़ें हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व मोटिवेटिंग द स्किल्ड एंड मोर इफिशिएंट कैंडिडेट। इन हमेशा एक्सटर्नल के अंदर जो एम्प्लॉइज़ आएंगे वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे, क्योंकि वैरायटी इसके अंदर होगी, ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। इसके कुछ मेथड्स हैं और एक बहुत छोटा सा चार्ट है आपके स्क्रीन पे जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस चीज़ों समझने के लिए। तो पहला देखिए इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर क्या है, मीडिया एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, फैक्ट्री गेट, कैजुअल कॉलर, कैंपस प्लेसमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वॉकर इंटरव्यू, ई रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। यानी कि जो इंटरनल है, इंटरनल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम थी, ऑप्शन कम थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो एक्सटर्नल जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है और काफ़ी वैराइटीज़ भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। अब एक एक करके इनको आप देखेंगे। देखिए एडवर्टीज़मेंट का सिस्टम सब समझ रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट एक ऐसा ढंग है जिसमें हम हमारी कंपनी के अंदर जो पार्टिकुलर जॉब की वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस पार्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई करें और अगर आप कैपेबल होते हैं तो आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। तो ये तो एडवर्टीज़मेंट हो गया। जॉब पोर्टल का मतलब है आज की चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे सरकारी नौकरी.com और भी बहुत सारे हैं, सरकारी रिजल्ट करके एक है। तो इससे क्या होता है कि आपको जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यानी आपने क्या किया कि एक पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करवा दी। अब जो व्यूअर्स हैं वो पोर्टल को डेली ओपन करते हैं तो वहाँ से उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। और ज़्यादातर आज की डेट में जॉब्स आती हैं वो पोर्टल उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपनीज वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट में आपने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कैरियर का ऑप्शन दे रखा है और उस कैरियर के ऑप्शन में क्या करते हैं वो लोग, जो वैकेंसीज आती हैं वैकेंसीज को डाल देते हैं। अब हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें वही बंदा जाके इस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानेगा जो बंदा आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा। अब कोई बंदा ऐसा जो आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं कर रहा उसे आपकी वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो ये कुछ मामलों में बेटर भी है और कुछ मामलों में थोड़ा सा अनइफेक्टिव भी हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आज की समय में सोशल नेटवर्किंग साइट जो है सबसे इफेक्टिव पार्ट है। लोग आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। उन पर क्या करते हैं कि एक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है रिक्रूटमेंट की वो डाल देते हैं और लोग उसके माध्यम से वहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी का काम क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती हैं कि कंपनीज़ के लिए बेसिकली जैसी कंपनीज़ को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं उस तरीके के एम्प्लॉय प्रोवाइड करती हैं। इनका काम क्या है कि ये सीधा सीधा संपर्क होता है इनका किसके साथ, मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के साथ भी और कंपनीज़ के साथ भी। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ क्या होता है, इनके पास जाता है और ये क्या करते हैं कि उस बंदे का सिलेक्शन करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें जॉब फेयर एंड वॉकर इंटरव्यू। तो ये बड़ा फेमस नाम है। जॉब फेयर का बेसिकली मतलब क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे जॉब फेयर लगते हैं या वॉक इन इंटरव्यू होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे मतलब बहुत सारी कंपनियाँ जाती हैं जो कि बेसिकली कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर उस जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट हो गया कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू
थोड़ा जॉब फेयर से अलग है। जॉब फेयर क्या होता है कि जॉब फेयर कॉलेज के अंदर भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट करा सकती है या कोई भी करवा सकता है। कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली कॉलेज के अंदर ही जाती हैं और डिपार्टमेंट से इंटरव्यू लेके, ये जो भी उनका तरीका है उसमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ को वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये बेसिकली है आपका कैंपस इंटरव्यू। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि दो प्रकार के सोर्सेस आपने पढ़े, एक इंटरनल पढ़ा था, अपने एक्सटर्नल पढ़ा था। तो दोनों के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हो गई होगी और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको दोनों चीज़ों को। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर फिलिंग अप द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया एक जो वैकेंसी है, एक जो वैकेंट पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मतलब उसके लिए क्या करना, एप्लीकेंट को स्टिमुलेट करना, फाइंड करना और उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से फिल करना। ये बेसिकली है आपका क्या, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप अगर आप देखें तो इस रिक्रूटमेंट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये बेसिकली क्या है, इसके 5 स्टेप हैं। एक एक स्टेप इसको देखेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप दिया गया है, पहले स्टेप के अंदर है रिक्रूटमेंट प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। सब रिक्रूटमेंट प्लानिंग क्या है, पहला स्टेप है। इसके अंदर हमको ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी वैकेंसीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और उस क्वालिफ़िकेशन के लिए किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए या उसमें क्या सैलरी होगी, इन चीज़ों के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरी चीज़ की जो हम पोटेंशियल कैंडिडेट का पूल क्रिएट करेंगे, ये पूल कहाँ से क्रिएट होगा, उसमें हमें कैसे लोग चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी क्या बताती है आपसे? रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी आपसे ये कहती है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्रिएट करना है और प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग पर बाकायदा काम कर सकें। यानी जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो प्लानिंग करी है उस स्टेप को बाकायदा कैसे फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें स्क्रीन करना। जैसे क्या हो जाता, कहा जाता है कि दही में से जो घी है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस, उसे बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो हमारे पास क्या है कि रिक्रूटमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो इससे हम क्या करते हैं, उन्हें स्क्रीन करते हैं कि हमें किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। ये सिलेक्शन का हालांकि काम है, बट फिर भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिक्रूटमेंट करते समय स्क्रीनिंग पार्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूम एंड कवर लेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर एक बार इसको समझेंगे। रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूम का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, जब आपके पास रिक्रूटमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। किसको रिव्यू करना होता है आपको? इसके अंदर हम लोग रिव्यू करते हैं हमारे पास जो रिज्यूम आई थी। ये जो तीसरा पार्ट आप देख रहे थे स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग के अंदर का पार्ट है। स्क्रीनिंग के अंदर ही हम लोग स्क्रीनिंग मतलब जो आपका बेसिकली स्क्रीनिंग है उसके अंदर ही क्या करते हैं हम लोग, रिज्यूम वगैरह को रिव्यू करते हैं। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उस कैंडिडेट जो उस जॉब के लिए फिट नहीं है या इनएलिजिबल हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इसका मतलब है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज़ द लास्ट स्टेज। ये क्या है, प्रोसेस की आखिरी स्टेज है। और द इफेक्टिवनेस एंड वैलिडिटी ऑफ प्रोसेस एंड मेथड्स आर एक्सेस। यानी कि कौन सा प्रोसेस बेटर होगा, कौन सा मेथड बेटर होगा, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूरा काम किया जाता है। रिक्रूटमेंट क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली बेटर नहीं है, उसके पास दिक्कत है, प्रॉब्लम है फाइनेंस की, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेटर नहीं हो सकता। हर मामले में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या था, कंट्रोलिंग का मतलब क्या था, कुछ चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है। जैसे कि सैलरीज़ पे हमें कंट्रोल करना है कि हमें सैलरी कितनी देनी है, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। रूटीन ओवरहेड्स होते हैं सरकार के, जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो कितने आएंगे। ओवर टाइम वगैरह का क्या सिस्टम होगा, रिक्रूटमेंट की जो सुइटेबल कैंडिडेट्स हैं उनका सिस्टम क्या होगा। और मैनेजमेंट ने क्या किया है, कुछ प्रोफेशनल्स को बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए हायर किया है, तो उनके साथ कैसे डील करना है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इसी कंसेप्ट के अंदर आती हैं। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था आपका रिक्रूटमेंट का, वो आपको समझ आ गया होगा और काफ़ी हद तक इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सारी की सारी कंपाइल की गई। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर पूरा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर कोई क्वेरी आपकी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट में करेंगे, तो उसका जो सही आंसर होगा तो आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।